लुब्बे-लुबाब ये कि सिवाय इन्फ्लेशन के और जितने भी हमारे मुआशी इशारे हैं वो बड़ी मुस्बत जानिब जा रहे हैं। सिंध हुकूमत गंदम की रिलीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से वहां पे कीमतें ज्यादा हैं। कॉटन की पैदावार में उसकी जो अहदाफ हैं वो बारिशों की वजह से हम पूरे नहीं कर सकेंगे बदकिस्मती से। महंगाई बहुत बढ़ गई है, मतलब हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। गरीब आवाम और गरीब से गरीब तो हो जा रहा है। मैं रोज़ 500 रुपये कमाने वाला, कहाँ से मैं 80 रुपये किलो आटा लूँगा, कहाँ से 120 रुपये दूध लूँगा। जो भी आता है पूछता है पहले, फिर खाने शुरू हो जाता है। महंगा ज़्यादा हो गई, तेल का रेट ज़्यादा हो गया, गैस महंगी हो गई। पाकिस्तान में कोई अशिया सस्ती नहीं है। इन 2 साल दौर के अंदर इन्होंने महंगाई के सिवा और कुछ भी नहीं दिया आवाम को। होगा क्या हमारा? कौन सुनेगा हमारे? आवाम की कौन सुनेगा? हमारे कौन सुनेगा? हम गरीब आवाम कहाँ जाएं? गंदम हमारे यहाँ पैदा होती है, गंदम का एक दाना तो हमें मिलता नहीं है, कचरे वाली गंदम मिलती है। पूछने वाला कोई नहीं है, जो जिसकी मर्जी है वो कर रहा है। कोई नहीं किसी को पूछ रहा है, अपनी मर्जी से लोग महंगाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मुल्क में कैसी ही हंगामा खेज सियासत हो, कोरोना लॉकडाउन हो, आंधी हो या तूफान हो, लोगों का मसला बस एक ही है कि किस तरीके से सस्ती रोटी मैसर हो, किस तरीके से अशिया ज़रूरत की कीमतें कम हो सकें। मामला क्या है? दुनिया भर से चीनी और आटा मंगवाने के बावजूद भी पाकिस्तान में रेट कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसी का जायजा आज के प्रोग्राम में लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राऊ साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उनसे बात करते हैं। राऊ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राऊ साहब, शिबली फराज साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज नहीं की, इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई आप लोग जिम्मेदार हैं कीमतों में इजाफे जो पाकिस्तान भर में हो रहा है? शिबली फराज साहब को शायद एदाद व शुमार का पता होना चाहिए कि सिंध के अंदर इस वक्त हमारे पास जो रिजर्व हैं हमारे स्टॉक्स में वो 12.5 लाख टन है, जो हम यूजुअली सिंध हमेशा सितंबर और अक्टूबर में रिलीज करती है, उससे पहले कभी नहीं शुरू करती। और ओवरऑल जनरली पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं उसमें भी यही होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी बाज़ औक़ात आप अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड लेंगे तो नवंबर के महीने में भी गवर्नमेंट गोडाउन से रिलीज शुरू हुई हैं, इससे पहले नहीं हुई हैं। तो ये तो बहरान पैदा कहाँ हुआ? बहरान पैदा हुआ पंजाब में। कीमतें गंदम की बढ़ी कहाँ? बढ़ी पंजाब में। कमी कहाँ गई हुई? पंजाब में। सिंध में तो हमने अपने हिसाब से रखी हुई थी, हमारी प्रोक्योरमेंट थी। और अगर अजीब बात ये है कि सिंध के पास तो फ़कत 12 लाख टन गंदम है, 12.5 लाख टन। बाकी पंजाब में जो 1,94,00,000 टन गंदम पैदा हुई, जिसमें से 4 मिलियन टन पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी है, 1 मिलियन टन पास्को ने खरीदी है। अगर अब आप 50 लाख टन वो निकाल दे तो बाकी गंदम कहाँ गई? वो किसने स्मगल की? तो ये बहरान उन्होंने खुद पैदा किया है। उनका ये अभी वतीरा बन चुका है कि जब भी कोई बहरान हो, जब भी उनकी कोई नाअहली सामने आती है तो उसको छुपाने के लिए वो इल्ज़ाम और तहमतें जो हैं वो सिंध पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गंदम बहरान के वही जिम्मेवार हैं, वही गंदम चोर हैं जो चीनी चोर हैं, जिन्होंने अद्वियात की कीमतों को, इंसानी जानों की परवाह नहीं की, अद्वियात की कीमतों को आसमानों तक पहुंचाया, बिजली की कीमतों को आसमानों तक पहुंचाया, गैस की कीमतों को, पेट्रोल की कीमतों को, चीनी की कीमतों को जो 55 रुपये थी वो आज 100 रुपये में नहीं मिल रही है। तो ये वही है, उन्होंने ही बहरान पैदा किया है। स्मगल की गई, छुपा के रखी गई। जो जैसे पेट्रोल तेल अगर सस्ता हो गया तो गुम हो गया, महंगा हुआ तो फिर ले आए। इसी तरह चीनी का बहरान पैदा किया उन्होंने। इसी तरह गंदम जो थी पाकिस्तान में इस वक्त देखें सबसे ज़्यादा पैदावार का टारगेट वाहिद सूबा सिंध था, जिसने पैदावार का टारगेट हासिल किया। वाहिद सूबा सिंध था जिसने प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीदारी का जो टारगेट था उसको अचीव किया। और केपी के ने तो आपको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल इंतहाई जो बदतरीन रही इस सिलसिले में। लेकिन गंदम सबसे ज़्यादा अपनी खपत से, सिंध तो वैसे ही अपनी खपत से कम पैदा करता है। हमारे पास तो वैसे भी हम 18-19 लाख खरीदेंगे तब पूरी करेंगे अपने सूबे की खपत, लेकिन पंजाब अपनी खपत से बहुत ज़्यादा गंदम पैदा करता है। जहाँ गंदम की 2 महीने के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि मई के अंदर गंदम की ख़त्म हुई है, फसल ख़त्म हुआ है और जुलाई के अंदर शार्टेज हो गई, गंदम गुम हो गई। ये यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक पंजाब की 1,94,00,000 टन गंदम
जो वो गई कहाँ, जिसमें से अगर 50 लाख गवर्नमेंट ने खरीद ली तो बाकी 1.5 करोड़ टन 1 करोड़ 40 लाख टन गंदम गई कहाँ, किन्होंने स्मगल की, किन्होंने छुपाई, किन्होंने स्टॉक की। ये कोई ऐसी तो नहीं थी, 10-20 हज़ार तो नहीं था कि कोई फ्लोर मिल रख ले या कोई ट्रेडर या कोई व्यापारी स्टॉक कर दे, व्यापारी स्टॉक कर दे। तो ये लेफ्ट राइट जो कारंदे हैं खान साहब की हुकूमत के, जिन्होंने ये छुपा दो चीज़ें, ख़रीद कर लो, स्टॉक कर दो, गुम कर दो, फिर जब कीमतें आसमान पर पहुंचा दो तो फिर मार्केट में ले आएँ। तो ये बहरान के भी जिम्मेवार पैदा हुए हैं। किल्लत, सिंध को इल्ज़ाम तब दें जब किल्लत शुरुआत सिंध में होती। सिंध में किल्लत ना शुरू हुई, नहीं हुई, पंजाब में जब हुई उसके बाद, क्योंकि फिर पंजाब और सिंध के रेट में फ़र्क पड़ गया, पंजाब से सिंध का रेट बहुत ज़्यादा गंदम का हो गया, तो फिर सिंध की गंदम पंजाब जाने लगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सबको पता है, आलम आश्कार है, ये अगर सिंध पे इल्ज़ाम दे के अपना उससे निजात हासिल नहीं कर सकते, जो उनकी कोताहियाँ हैं, जो उन्होंने। अच्छा राउत साहब, ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब ने ये भी कहा कि कपास की फसल भी अहदाफ के मुताबिक नहीं होगी, मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की वो बात कर रहे थे। सिंध की क्या सूरत हाल है और आप मजमूई तौर पर क्या समझते हैं कि कपास की फसल अगर टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएगी तो उसका सबब क्या होगा? सिंध का भी बता दें और मजमूई तबसरा भी कर दें। देखें, एग्रीकल्चर को तो इस हुकूमत ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस हुकूमत के आते ही आप देख लें कि जिसमें हम खुद कफील होते थे, यानी गंदम हमें कोई कभी कभार कोई 5-8 साल के बाद कभी इंपोर्ट करना पड़ती थी हमें, वरना हम खुद कफील होते थे। चीनी हमारे पास हमेशा वाफर मकदार में होती थी, हम एक्सपोर्ट करते थे। आज ये नौबत आ गई है, हमारे पास चीनी नहीं है। हम जो ज़रूरी मुल्क हैं जिसमें हमारे पास इतनी शुगर मिल्स हैं, इतनी पैदा होती है, गन्ने की काश्त होती है, आज हमारे पास चीनी जो है वो नहीं है और 110 रुपये में लोग खरीद रहे हैं। गंदम का ये हाल है। कपास जो हम एक्सपोर्ट करते थे आज वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर तकरीबन जो है बिठा दिया है इसको। इन्होंने कोई मालकी ओनरशिप नहीं की। इस वक्त भी सिंध के अंदर देखें बारिशें और जो इतनी तबाही आई, ये तमाम फसल जो सब्जियां थी हमारी, टमाटर था, मिर्ची थी, कपास था, इस किस्म के जो फसल थे वो तमाम के तमाम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं सिंध के अंदर। बारिशों ने बहुत नुकसान किया, गन्ने को नुकसान हुआ है, चावल को नुकसान हुआ है। तो ये तो एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं, आप देख लें कि इन 2 सालों के अंदर जो खाद है, अद्वियात है, डीजल है और जो दूसरी जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर की लागत जो आती है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो इस हुकूमत ने उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। कोई पैकेज नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है एग्रीकल्चर के लिए इनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से और बहरान पैदा हो रहे हैं और ये हुकूमत फ़कत बहरान ही ले आई है, महंगाई और बहरान ले आई है, तो एग्रीकल्चर में हम इन्होंने ना वो फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ है कि कल ये ग़िज़ाई जो हमारी अजनास हैं उनकी किल्लत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो ये बहरान तो होना है, कपास की फसल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये ख़त्म हुई फ़कत वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, सब्जियों की कीमतों में राहुल साहब इजाफा क्यों हो रहा है? टमाटर 140-150 रुपए मिल रहा है और है भी थोड़ा सही। इस सब्जियों की कीमत में एकदम इजाफा क्यों हुआ है? बारिश इसकी वजह थी या इसके अंदर कोई फैक्टर जो है वो उसने असरअंदाज किया है? देखिए, इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। एक तो सब्जी का जो रेट होता है, फ्रूट और सब्जी का, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जैसे आप चावल रख सकते हैं, गंदम रख सकते हैं, कपास रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं आपको ये आप जब हार्वेस्टिंग होती है या पिकिंग होती है आपको फ़ौरन मार्केट में लाना होती हैं, तो इसकी इन्हिसार जो होता है नर्ख का, कीमतों का, वो ज़्यादातर जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। लेकिन फिर ये बारिशों की वजह से बिल्कुल सब्जियों को नुकसान हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप इतनी चीज़ें बाकी जो मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जब आप चीज़ों बाकी जो एग्रीकल्चर की जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें आप बहुत बढ़ा देंगे, जब खाद की कीमत आसमान को पहुंचेगी, 2 साल के अंदर डबल हो चुकी है कीमतें, पेस्टिसाइड्स बहुत महंगी हो चुकी हैं, डीजल जो जिसका कंजम्पशन होती है, बिजली की कंजम्पशन होती है, इसमें वो सब आपने आसमानों तक उसकी कीमतें पहुंचा दी हैं। तो इन चीज़ों का लाजमी असर होता है। आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब आप आकर जो काश्तकार है, जो हारी है, जो गिरोह है, जो फार्मर है,
वो जो चीज़ें खरीदता है उसको बहुत महंगी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि कीमतों पे असर पड़ता है, कीमतें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया आपने, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन उसकी महंगी हो गई। बिजली अगर आप स्टोरेज में रखेंगे सब्जियों को तो वो बिजली महंगी हो गई। तो इस वजह से ये पॉलिसी जो हुकूमत की, वफाकी हुकूमत है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा अमल दखल, जहाँ डिमांड और सप्लाई का होता है, जहाँ फसल की पैदावार की वाफर मकदार है या कमी है, उसका भी असर होता है। उसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, जो लागत जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ज़रायत पे, तो उसका भी सबब है ये। अच्छा, एक चीज राहुल साहब और बताइएगा कि नेशनल लोकस कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसने बयान दिया है कि पाकिस्तान से जो है वो टिड्डी दल खत्म हो गया है। आपके सिंध में क्या सूरत हाल है और क्या वाकई खत्म हो गया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इस वक्त तकरीबन आलमोस्ट सिंध के अंदर नहीं है, लेकिन ये ख़तरा अब भी इस वक्त भी हमें मौजूद है। और इसमें हमें जो तवक्को थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वफाकी हुकूमत की जानिब से तावन क्या बल्कि उनकी ज़िम्मेवारी थी। हकीकत में अगर देखा जाए, आप इसमें जाएं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, ये असाइनमेंट, जो टास्क और जो ज़िम्मेवारी थी कानूनन आइनन, वो वफाकी हुकूमत की थी। उन्होंने इस सिलसिले में रस्मन शिरकत की, लेकिन अपनी वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन सूबों ने, हमने सिंध ने अपने वसाइल जो भी मुमकिन हो सके वो वसाइल मुहैया किए, हमारी डिपार्टमेंट्स ने काम किया। और इस वक्त हमें तावन रहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का भी रहा, लेकिन उसके पास वसाइल ही नहीं थे। जो वसाइल थे उनके पास वफाकी हुकूमत ने उनको मुहैया ही करके नहीं दिए। तो इस वक्त सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टिड्डी दल मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अपीयरेंस हो जाती है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे पास ये जामशोरो दादू के डिस्ट्रिक्ट में, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान के बॉर्डर से, वहाँ से क्योंकि वहाँ सही ऑपरेशन नहीं हुआ तो वहाँ जो ब्रीडिंग हुई वो हमारे पास आई। और आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं इसमें मुमकिन है कि हमें जब ये वापसी होगी, ख़ास तौर पर राजस्थान से इंडिया के ये टिड्डियाँ जब वापस पर जाएंगी बवाया बलूचिस्तान ईरान जाएंगी, तो मुमकिन है कि उनके जो स्वाम्स हैं, छोटे या बड़े स्वाम्स गुजरेंगे यहाँ से। तो ये इम्कान अपनी तौर पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। चले, बहुत शुक्रिया इस्माइल राव साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया कि सिंध हुकूमत ज़राअत की प्रोटेक्शन के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या काम कर रही है ताकि लोगों को सस्ती चीनी, सस्ता आटा और सस्ती अशिया ज़रूरत जो है वो फराम हो सके। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो प्रोग्राम में आगे करते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद नवाज शाह साहब, जो सिंध आबादगार बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आबादगार और काश्तकार, इस हवाले से ख़ास उनका एक तजर्बा है कि फ़सलों को आखिर नुकसान क्यों हो रहा है और फसलों में अहदाफ क्यों पूरे नहीं हो रहे। उनसे पूछते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और लोगों को रिलीफ कब मिल सकेगा। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सब्जियाँ क्यों महंगी हो रही हैं? हमारे यहाँ अचानक जो है वो टमाटर 150 रुपये किलो तक चला गया है, तोरी जो है वो मुर्गी के बराबर चली गई है, आखिर मामला क्या है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली गुजारिश इसमें यह है कि ये अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो ऐसे लग रहा है कि पिछले साल की तरह हम इस साल भी रिपीट हो रहा है। और पिछले साल की जो वजूहात थी वो इस साल और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं हमारे पास कोई बहुत बड़े एरिया पे काश्त नहीं होती है। सबसे बड़ी ज्यादा काश्त जो हमारे पास होती है सब्जी सिंध के अंदर एटलीस्ट वो है प्याज, वो भी 2 लाख एकड़ पे होती है। बाकी जो चीजें हैं, आपकी टमाटर हो गया, वो एक सीजन में तकरीबन 50 से 60 हज़ार एकड़ के ऊपर होती है। और जब बहुत ज्यादा बारिशें पड़ जाती हैं किन इलाकों के अंदर, जैसे पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हुआ, तो काश्तकारों की हजारों एकड़ के अंदर जब खड़ी फसल सारी तबाह हो गई तो जाहिर सी बात है सप्लाई डिमांड का डिफरेंस आता है और एकदम प्राइसेस महंगी हो जाती हैं। और ज्यादा लगाने की वजह ये नहीं है कि आप देखें कि 4 महीने पहले की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि कोई 5 रुपए किलो भी रमजान के अंदर और उससे पहले और बाद में कोई टमाटर खरीद नहीं रहा था। इस हद तक कि उसकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी जो मार्केट का रेट था उससे ज्यादा हो रही थी, तो जमीन के अंदर ही वो टमाटर हमारा तबाह हो रहा था। तो काश्तकार ज्यादा लगाता नहीं है, और जब वो एक उतनी ही तकरीबन फसल लगती है और कोई भी अगर शौक आ जाता है तो एकदम सब्जियां आपको बाजार में एकदम महंगी होती हुई नजर आती हैं।
अच्छा शाह साहब, कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो इस चीज़ों को मैनेज करे, काश्तकारों को रागिब करे कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे ही लगाएं? हमें अगर टमाटर की ज़रूरत नहीं है, टमाटर तो ख़राब भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता, तो सब लोग टमाटर लगाना शुरू हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि हर फर्द जो है वो कोई चीज़ जिसकी मार्केट में डिमांड होती है वो लगाना शुरू हो जाते हैं। हम लोग मैनेज नहीं कर सकते इस चीज़ को? ये आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल है और जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बड़ी जरूरत है। देखिए, हमारे मुल्क में जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं वो हम 5 से 7% से ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं करते। ये दुनिया सारी में अगर आप देखेंगे तो फ्रेश वेजिटेबल्स सरप्लस हो जाती हैं और फिर कम भी हो जाती हैं, लेकिन होता बाहर दूसरे ममालिक में यह है, हिंदुस्तान में भी, कि जब सब्जियां सरप्लस हो जाती हैं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मौजूद होती है। यानी अगर टमाटर आपका सरप्लस हो गया तो आपने उसे टोमेटो पेस्ट बना ली, अगर आपके पास प्याज ज्यादा हो गया तो आपने उसका पाउडर बना दिया, आपने उसको ड्राई कर दिया, आपने उसको फ्राई कर दिया। ये आपको सारी इंडस्ट्री अगर आप हिंदुस्तान में गूगल सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगी। पाकिस्तान में वो चीजें है नहीं, तो इसलिए ज्यादा मिकदार में वो चीजें भी नहीं लगती, और फिर जिनसे हम एक्सपोर्ट करके और एक वाफिर एक ज़राए मुबादला कमा सकते हैं उससे भी हम महरूम हो जाते हैं। और फिर हमें जो शौक होता है, जो कंज्यूमर्स को शौक होता है, जो ग्रोवर्स को शौक होता है, जो प्लानिंग का फुकदान है, वो सारी चीजें मिल मिला के ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास अच्छी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोर, ये 2-3 चीजें अगर मौजूद हों तो शौक तो बहरहाल होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होंगे। कभी टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा है तो कभी 300 रुपए बिक रहा है। इस तरह के शौक आपको नजर नहीं आएंगे। और जाहिर है कि आप नहीं समझते कि शाह साहब, जिस वक्त टमाटर मेरा 5 रुपए किलो बिकेगा, मेरी कॉस्ट उसके ऊपर 10 रुपए आएगी, तो अल्टीमेटली मैं आइंदा वो काश्त नहीं करूंगा, उसके बाद रेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली जो आपने बात कही, एग्जैक्टली हमारे पास आप देखें वो बस्ट और बूम का एक साइकिल है जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है। पिछले 2 साल में ज्यादा ये हमें इसके शौक महसूस हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्स हो गई है पिछले 2 सालों में। और अगर आप देखें कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वफाकी सरकार हो, वो कोविड की इंटरवेंशन हो, 100 पे PTI का प्रोग्राम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो या एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, उनमें आपको एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर ना कोई स्ट्रैटेजी, ना ही कोई लाहे अमल, ना ही कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्लान नजर आएगा। हम ये भी नहीं महसूस कर सक रहे हैं कि अगर हमारे पास सरप्लस होता है तो जो जाया और फेंक जाता है उसको हम एक्सपोर्ट करके चाइना और दूसरे ममालिक में बेच के हम बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोकल कंज्यूमर और आपके प्रोसेसर को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो चीनी, गंदम और जिसमें बहुत ज्यादा सरकार की सब्सिडियां जा रही हैं उससे हटके भी आप बहुत ज्यादा बात कर सकेंगे। बट उसके ऊपर हमारी अटेंशन इस वक्त तक है नहीं अपने मुल्क में। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा कि काश्तकार को गन्ने के रेट ठीक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतें जो है वो 50 रुपए से 80, 84, 85 और जहां तक बिक सकती है वहां तक बिक रही है। तो इसका फायदा काश्तकार को भी हो रहा है या सिर्फ जो है वो कुछ माफियाज ही इससे जो है फायदा उठा रही हैं? देखिए, ये क्राइसिस पिछले 5-7 साल से चल रहा है, और अगर आप पिछले 15 साल की कहानी देख लेंगे तो किसी सालों में 3 बातें होता नजर आएंगी आपको शुगर केन की सारी इंडस्ट्री में। पहली बात, या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती हुई नजर आएगी शुगर मिलों को, एक्सपोर्ट की मद में हो या उसकी खरीदारी की मद में हो। दूसरी बात, ग्रोवर आपको सड़कों पे नजर आएगा प्रोटेस्ट करते हुए कि हमें कीमतें नहीं मिल रही। या चीनी की कीमत आपको कंज्यूमर आपको हमारे पास ब्लैकमेल होते दिखेगा, जैसे 50 रुपए से 95 रुपए आपके पास चीनी हो गई। जहां तक गन्ने की कीमत का सवाल है तो पिछले साल बिल्कुल गन्ने की कीमत जो सरकारी रेट तय हुआ था 192 रुपीज, उससे 20-25 रुपए बिल्कुल ग्रोवर को ज्यादा मिला। लेकिन हम बात करते हैं 40 kg के ऊपर 25 रुपए मन बढ़ने की, यहाँ पे तो 40-40 रुपए 1 किलो के ऊपर चीनी के ऊपर बढ़ जाता है और उसके ऊपर कोई पूछने वाला होता नहीं है। और आज भी अगर हमें अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, अक्टूबर का महीना आ गया है, तो आज भी देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पंजाब की हो या सिंध की हो, जब हमारे पास चीनी की शॉर्टेज है, जबकि बाहर से आई हुई चीनी अगर आप यहाँ पे बेचेंगे तो 100 रुपए किलो से कम की नहीं होगी, तो आज भी हम अपने पास शुगर मिल्स को माइल नहीं कर सक रहे हैं कि वो जल्दी शुगर मिलें स्टार्ट करें, उसके पीछे मीटिंगें करें और नोटिफाई करें, ताकि कम से कम शुगर मिलें नवंबर की 1 तारीख से शुरू हो तो चीनी की कीमतों में कम से कम कोई डिफ्यूजन हो।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा शाह साहब कि ये जो भुट्टी होती है आपके पास, जिसको अब जो है वो कपास कहते हैं, इसके हवाले से शिबली फराज साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान में इस साल अहदाफ से बहुत कम होगी, और इस्माइल राउ साहब हमारे साथ मौजूद थे आपसे पहले, उनका कहना भी यही था कि जी फसल तबाह हो गई है। तो जमीनी हकीकत क्या है, क्या हो रहा है वहां पे? फवाद साहब, ये तो वफाकी सरकार हो या सूबाई सरकार हो, इस साल तो बहाना आ गया है क्योंकि फ्लडिंग हुई है और बारिशें पड़ी हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे पास हुआ है। हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध में ही 20 से 30% तक जो हमारे पास कॉटन है कम होगी, मे भी उससे ज्यादा कम हो जाए। और 14.8 मिलियन बेल्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं कोई 8-9 साल पहले, और इस साल मुझे नहीं लगता कि हम 9.5 मिलियन बेल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि क्लाइमेटिक कंडीशंस का इशू है, पर अगर आप देखें वफाकी सरकार ने कहा कि हमको इंटरवेंशन करेंगे कॉटन को सस्टेनेबल करने के लिए, तो आप देखें कि उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इंटरवेंशन हमारे पास आई नहीं है। हमारे पास बीज जो कॉटन का है वो फरसूदा हो गया है। सरकार उसको 50% जर्मिनेशन के ऊपर महंगा अलाउ कर देती है बेचने के लिए। इस साल काश्तकार ने अपना कॉटन का सीड 2 से 3 दफा लगाया है। हमने तो ये वार्निंग दी है पब्लिकली और अखबारों में भी ये हमारी बात आ चुकी है, हम कह चुके हैं कि अगर इस साल सरकार ने कॉटन के ऊपर कोई खातिर खा कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो अगले साल लोग कॉटन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अरबों रुपए का लॉसेस पिछले 4 से 5 साल में काश्तकार उठा सकें, और मेजर इसमें रिडक्शन आएगी, और वो फिर स्विच हो जाएगा आपके हाई डेल्टा क्रॉप्स में जो ज्यादा पानी लेते हैं फसलें, यानी गन्ना और पैडी, और जिसको धान की फसल हम कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा महमूद साहब कि हम हर साल इसी तरीके से रोना धोना करेंगे, या आपको लगता है कि ज़राअत के सिस्टम को कोई हमारा काश्तकार और हुकूमत दोनों तब्दील करने पे तैयार है? क्योंकि चीजें तो हाथ से निकल रही हैं। पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आ रहे थे ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़रई मुल्क के साथ ये हो क्या रहा है? अनफॉर्चुनेटली हम ये कोशिश करते हैं कि हम सूबों को ये कहते हैं कि देखें आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और वफाक को पुश करें जहां पे आपको उसकी मदद की जरूरत हो। तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी और एक डिसकोऑर्डिनेशन है सूबे और वफाक के बीच में। आप देखिए कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर, बजट में 300 अरब रुपए रखे गए, 4 साल का प्रोग्राम था। कितनी ज्यादा प्लानिंग का फुकदान है कि देखिए इस साल उसका जिक्र ही नहीं किया गया। हमने इस साल प्रेसिडेंट साहब को भी ये गोश गुजार कराया कि ये देखिए आपने इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में, इस साल तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए। कोई 8 अजला हैं सिंध में इस वक्त जिनको आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। तो खुदारा ये इमरजेंसी प्रोग्राम को आप री इन्वोक करें, एग्रीकल्चर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, सूबों से मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन वही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन गंदम हो जाए, चीनी हो जाए, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव थिंकिंग हमें नजर नहीं आ रही। चले, बहुत शुक्रिया। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। काश्तकार की क्या सूरत हाल है उस पर उन्होंने बड़े तफसील से तबसरा किया। प्रोग्राम में आगे तो चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। महंगाई का जिन किसी सूरत काबू नहीं आ रहा। हमने जो है वो गंदम भी मंगवा ली, चीनी भी मंगवा ली, लेकिन सूरत हाल अब भी वही है, कीमतों में रोज़ इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं। मुजम्मिल चेपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अनीस मजीद साहब कि जो हमें कमोडिटी एक्सपर्ट के तौर पर बताएंगे कि कीमतों में इजाफा आखिर हो क्यों रहा है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल ये है कि आपने चीनी भी मंगवा ली, आपने वीट भी मंगवा ली, लेकिन कीमतों में इजाफा रुक नहीं रहा, उसी तरीके से बढ़ रहा है जिस तरह से पहले बढ़ रहा था। तो डिमांड एंड सप्लाई तो अब ठीक हो गई है, अब तो कीमतों में कमी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया बात करने का। बात इस तरह है सर कि चीनी जो है तकरीबन प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने 2 लाख टन के कोटे दिए, इसके बाद 1 लाख टन के मजीद बढ़ा दिए, जो कि तकरीबन 3 लाख मेट्रिक टन के कोटे थे। अब मैं ये समझता हूँ कि 3 लाख टन के पूरे कोटे शायद प्राइवेट सेक्टर ना मंगा सके, लेकिन 2 लाख टन 2.25 लाख टन प्राइवेट सेक्टर इंशाल्लाह इसको कवर कर लेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टीसीपी, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मंगा रहे हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन जो है वो भी मंगवा लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी की प्राइजेज़ बढ़ रही हैं, आपकी बात भी सही है, क्योंकि जो प्राइजेज़ हमारी 88 के लेवल्स पर होती थी वो तकरीबन 95 के लेवल पे आ गई, जो इस वक्त हमारी लोकल चीनी है। जबकि इम्पोर्टेड चीनी आने से उसकी वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ा, वो 85 से लेके बारीक चीनी हमारी बिक रही है आज, और 89 रुपीज़ में हमारी मोटी चीनी बिक रही है। तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर ठहराव आ गया है। अगर ये इंपोर्ट की गवर्नमेंट अगर परमिशन ना देती है, वक्ती फ़ैसला ना करती, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हम आ जाते हैं। अब रह गया सवाल वीट का,
तो वीट का ऐसा है सर कि तकरीबन 22 जहाज प्राइवेट सेक्टर ने बुक कर लिए हैं अब तक, जो कि तकरीबन 13 से 13.5 लाख बुक कर लिए हैं या आ गए? बुक कर लिए हैं, जिसमें से 7 जहाज अभी पिछले माह के अंदर जो है वो आ चुके हैं और कंज्यूम हो चुके हैं। तो अभी मज़ीद जो है वो 7 जहाज इस माह में भी एक्सपेक्टेड हैं। अक्टूबर में 1 जहाज आज पहुंच चुका है, तो इसी तरह मतवातर तकरीबन 7 से 8 जहाज प्राइवेट सेक्टर के आने, फिर नवंबर में भी इसी तरह 7 से 8 जहाज आने, यानी नवंबर तक की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई 15 लाख टन की, ये बहुत ही खुशाइंद फैसला था, जिससे जो है सप्लाई चेन आ गई हमारे पास इंपोर्टेड वीट की शक्ल में। अगर ये इंपोर्टेड वीट ना आती तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म लेता, जो कि 100-125 रुपये भी आटा हो सकता था। तो अब ये हम देख रहे हैं कि 15 लाख टन की जो कैपेसिटी है वो नियर अबाउट कंप्लीट होने को है, और टीसीपी और पास्को जो हैं एक्टिव हैं इस वक्त और काफ़ी काम वो भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद 15 लाख टन बढ़ा देना चाहिए, ताकि इसके क्राइसिस को आने से पहले रोक लिया जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अनीस साहब, आप बताइएगा कि मुजम्मिल साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जब चीनी मंगवाई है, वीट मंगवाई है, तो उससे सूरत हाल बेहतर हुई। अगर बेहतर होती सूरत हाल के अंदर भी रेट इस तरीके से बढ़ेंगे कि लोगों को जो है वो आटा रोज़ 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इस तरह से महंगा मिलेगा, चीनी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें कंट्रोल किस तरीके से होंगी? क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में चीनी और गंदम में जो गवर्नमेंट का जो है ना अमल दखल वो है। गंदम में तो स्ट्रेट है कि वो लोग 1 साल में परचेजिंग करते हैं, पास्को भी करता है, सिंध गवर्नमेंट भी करती है, पंजाब भी करती है, और इसी तरह दूसरी सूबों की गवर्नमेंट भी परचेज़ करती है, और फिर ये थ्रू आउट द ईयर मिलर्स को दिया करते हैं। तो अब इस साल ऐसा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो माल अपना रिलीज़ किया और मिलर्स को दे रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 12 लाख टन की परचेजिंग की है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई माल रिलीज़ नहीं किया। अगर वो अभी भी रिलीज़ कर दें आज के महीने में, टोटल अगर आज से भी इशू करते हैं या अगले महीने से भी इशू करते हैं, तो 5-6 महीने इनके पास हैं, और तकरीबन 12 लाख टन अगर इनके पास है तो वो 2 लाख टन हर महीने इजीली रिलीज़ कर सकते हैं, और इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा सिंध पे। और उसके जो प्राइसेस जो गंदम के एटलीस्ट 70 रुपये जो हैं वो 60 रुपये एटलीस्ट हो जाएंगे। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया है गंदम, मेरे ख्याल से 38 रुपये या 37 रुपये किया है, तो हम अगर 38-37 नहीं करते, 40 भी करते हैं, फिर भी 10 रुपये का आपको किलो पे आटे में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें आपस में भी जो है एक पेज पे नहीं है ये लोग, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के वजीर ज़राअत हमारे साथ थे प्रोग्राम के पहले से में, वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो वक्त जब आएगा अक्टूबर में रिलीज़ करने का, नवंबर में, तो हम तब रिलीज़ करेंगे। हम आपके कहने पे अगस्त में रिलीज़ करेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। नहीं, देखिए ये अगस्त में भी पहले कुछ दफ़ा रिलीज़ हो चुका है, अक्टूबर में भी हो चुका है, नवंबर में हो चुका है, लेकिन इट डिपेंड्स। आप जब आप देखें कि आप जब इतने ज़्यादा प्राइसेस हैं और आपके पास एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे हैव ऑलरेडी प्रोक्योर्ड 12 लाख टन। जब 12 लाख टन इन्होंने प्रोक्योर्ड किया और उनकी फिगर्स हैं, तो अगर आप देखें आज से 6 महीने हैं तो 2 लाख टन हर महीना अगर ये लोग रिलीज़ करें तो इन मोर देन इनफ है सिंध के लिए, फिर इतना इजी हो जाएगा। तो अब ये कि अगर आर्ग्यूमेंट तो हो सकती है, मगर मैं तो आपको सिंपली फिगर दे रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट की फिगर के हिसाब से आप अगर देखें तो ये है। और अगर अच्छा, एक चीज़ और अनीस साहब, लोग ये समझते हैं कि शायद कीमत भी जो है वो इंसान के पेट की तरह है कि जो आगे बढ़ जाए तो वापस नहीं अंदर जाती। तो आप समझते हैं कि कीमतों में जो आप कह रहे हैं कि माल आएगा तो कमी आ जाएगी, आती है कमी? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि हमेशा जो है ये गंदम जब शुरू होती है, क्रॉप जब आती है तो प्राइसेस उसके कम होते हैं, फिर वो ग्रेजुअली, और ये गंदम जो एक्चुअली जो हम लोग मिसिंग, जो बेसिक मिसिंग जो हमारी गवर्नमेंट और हम सब करते हैं वो ये है कि जो प्रोडक्शन होती है जो हमारी 25 मिलियन टन की गंदम की, वो एक दिन में या एक महीने में कंज्यूम नहीं होती, तो 12 महीने में कंज्यूम होती है। तो जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की मैक्सिमम 40-50 लाख टन की कैपेसिटी है, वो बाकी जो गंदम है वो तो स्टॉकिस्ट इसको होल्ड करते हैं, रखते हैं। अगर वो ना रखें तो एक महीने में अगर माल मार्केट में आ जाए तो वो तो पानी के भाव भी बिक जाए और किसी को भी फायदा नहीं होगा। तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो स्टॉकिस्ट हैं उनके जो स्टॉक हैं वो प्रॉपर गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में होने चाहिए, और फिर ग्रेजुअली वो माल बिकना चाहिए जैसे हमेशा बिकता है, क्योंकि एक साथ तो हमेशा को माल नहीं बिकता। तो हम लोग सबसे बड़ी जो मिसिंग फिगर हमारी है ना वो स्टॉकिस्ट की है। स्टॉकिस्ट को या तो हम ऑर्डर कहते हैं या कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँ
चाहूँगा कि अगर ये स्टॉकिस्ट और होल्डर ना हो, 1 महीने में अगर सारा माल हमारा कट के मार्केट में आ जाए, वो तो हमारे सर पे होगा और हम नीचे होंगे। तो ये है कि थ्रू आउट द ईयर ये बिकता है, उनको प्रॉपर रजिस्टर किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए और उन्हें पाबंद किया जाए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं कि किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हम चीनी और गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके नतीजे में कीमतें बहुत बढ़ नहीं जाती हैं? सर ऐसा नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं करता अनीस भाई की बात से। मसला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त है शॉर्टेज, सही है। हमारे यहाँ क्रॉप इस साल कम हुई है। सिंध के अंदर तो चले 12 लाख टन मौजूद है, लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 3-3.5 मिलियन टन माल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और कंज्यूमर भी बड़ा है। KPK की बात करें तो वहाँ भी माल नहीं है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये तकरीबन 4 मिलियन टन की शॉर्टेज है हमारे पास वीट की। तो ये जो क्राइसिस अभी आप देख रहे हैं सर, ये ऐसे ही नहीं आ गया। अच्छा, आप ये सोचें कि अगर ये 7 जहाज़ अगर प्राइवेट सेक्टर के ना आते और मार्केट में ना आते तो इसका क्या असर होता? ये 100 रुपये से ऊपर आटा चला जाता। तो ये इमरान खान साहब को मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये पॉलिसी बनाई, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए, बगैर किसी सब्सिडी के उन्होंने काम किया। बेशक TCP भी कर रही है, पास्को भी कर रही है, लेकिन फिजिकली 7 जहाज़ इस माह में, पिछले माह में ले आए, 7 इस माह में ले आए, अगले माह में भी इंशाल्लाह आएंगे। तो परफॉर्म कर दिया हमने प्राइवेट सेक्टर ने परफॉर्म कर दिया कि जी हम अवेलेबिलिटी। अब मसला एक बढ़ने की एक वजह यह भी है कि इंटरनेशनल मार्केट जो $219 की थी वो $280 पे चली गई। ठीक, ये जो $60 का डिफरेंस है ये भी इस बाज़ार को बढ़ा गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब जाहिर सी बात है, हमने जो आखिरी सौदे किए हैं 273 में किए हैं, तो हमने अपना हिसाब बना के उसी हिसाब से निकालना है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह है कि वो अपनी पॉलिसीज़ लेट कर रही हैं, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को भी हमें देखना है सर। चीनी में भी हमारी शॉर्टेज थी, इसकी भी है। दोनों के इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन फौरी तौर पे तो नहीं। लेकिन एक बात ये कि सर कम से कम अवेलेबिलिटी तो है। कार्गो की अवेलेबिलिटी ना हो, जब शॉर्टेज हो जाए तो उसका तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाती है। आपको लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक ऑर्डर्स चले गए हैं मार्केट में? सर बात ये है कि हमने प्रोक्योरमेंट मेरे हिसाब से सर हमें मज़ीद 1.5 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए या इसको ओपन कर देना चाहिए। तो जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई होगी सर, उसी तरह लोग मंगाते रहेंगे। उनको जो है देखिए, प्राइवेट सेक्टर में रुपया 2 रुपया कॉस्ट कोई बहुत बढ़ तो नहीं जाएगी जब बहुत सारा माल बाहर से आएगा? जाहिर है एक ज़र मुबादला भी जाएगा, एक उसकी अपनी कॉस्ट है। उसके अलावा जो बाहर से चीज़ आती है अल्टीमेटली हमारे मुल्क में लगने वाली चीज़ से तो महंगी है। सर बात यह है कि एक चीज़ हमारे यहाँ है ही कम, तो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। इसकी ग्राउंड रियलिटी को आपको जानना होगा। तो हमारे पास देखें, जो प्राइवेट स्टॉक्स होते हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने हमारे पास है। सिंध का क्रॉप हमारा मार्च में आता है और अप्रैल के महीने में हमारा जो है वो पंजाब का क्रॉप आता है। तो हमें ये ग्राउंड रियलिटी जाननी होगी कि 6, 7, 8 महीने बाकी हैं, इसमें हमने अपने स्टॉक्स जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास पड़े उसी से पूरा करना है। चले अनीस साहब, एक चीज़ बताइएगा कि हम लोग आम तौर पर ये तासुर है कि चीज़ों की कीमत जब बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़े, यानी कि पेट्रोलियम की सारी मसनूआत की कीमत बढ़े, और साथ साथ डॉलर में बहुत फ्लक्चुएशन है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट ने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। उसके बावजूद कीमतों में इजाफा समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से हो रहा है। बुनियादी तौर पर सिर्फ ये आटे और चीनी की बात ना करें, अगर एक मजमूई तौर पर जायजा लें इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा या रुक नहीं रहा। जी हाँ, देखिए ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, और अभी जो हम गंदम और आटे की, चीनी की बात कर रहे हैं, उसमें तो मेजर जो इजाफा हुआ है। उसमें भी मैंने अभी आपसे जो सिंध गवर्नमेंट की बात की, ओवरऑल अगर आप देखें तो जो शॉर्टेज की बात हो रही है, आप अगर वीट का जो इनका बोर्ड है उन्होंने डिसाइड बताया था हम लोगों को कि 25 मिलियन टन की क्रॉप हुई है, और जबकि आपकी रिक्वायरमेंट भी 25 मिलियन टन की क्रॉप है, जबकि वो हुई नहीं, या अगर हुई है तो वो स्टॉक हुई है जो आप पर हमें पता नहीं है, जिस वजह से मिसमैनेज हुई है तमाम चीज़ें। और ये गवर्नमेंट का प्रॉपर काम है कि एक्चुअल अंदाज़ा लगाया जाए कि एक्चुअली क्रॉप है कितनी। अगर गवर्नमेंट हमें बताएगी कि 25 मिलियन टन की क्रॉप है, इसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि ये शॉर्ट क्रॉप है और आप इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट तो हो जाएगा, इंपोर्ट हो भी गया। इंपोर्ट में तो मेजर इशू तो ये है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आया होता है। तो जब आपके पास अगर क्रॉप पहले ही सही नहीं है तो आप उसी वक्त इंपोर्ट करें, जबकि रेट भी कम थे और आपको एवरेज सही हो जाती। तो ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है इस दफ़ा। ये गवर्नमेंट में हमेशा
जैसे क्रॉप होती है तो आपको सही अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली क्रॉप है कितनी और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जब आपके पास क्रॉप कम होती है तो उसका एक ही तरीका है कि आप बाहर से मंगाएंगे, ताकि आप, क्योंकि स्टेपल फूड है आपका ये और आपको कंजम्पशन की ज़रूरत है, तो आप अगर नहीं मंगाएंगे तो और महंगा होगा, और आप मंगाएंगे तो एक्चुअली वो सबके लिए कारामद होगा, जबकि फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा। इसको तो हमने पिछले सालों में तो गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस पोजीशन में थे। तो पोजीशन ये है कि इसको प्रॉपर तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, और जिसकी इस साल हमें बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई है। और इसमें आप क्या समझते हैं, ज्यादा कसूर जो है वो वफाकी हुकूमत का या सूबाई का? देखिए दोनों का है, इस सूरत में तो दोनों का मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो कैलकुलेशन, आपकी टोटल कैलकुलेशन पूरे पाकिस्तान की आई, जो कि अभी पता चल रहा है कि वो सही नहीं थी। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू है ना, पता तो शुरू में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कि आपकी क्रॉप कितनी है। तो अगर क्रॉप आपको सही एक्चुअली अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको इंपोर्ट करेंगे या आप जो भी इसके सोर्सेज हैं वो आप उससे ले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारी इस दफ़ा फ्लो है। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा हुकूमत से भी कि अगर अगले साल के लिए भी अभी से पॉलिसी बना ली जाए, गंदम के जो सपोर्ट प्राइस हैं वो, और जो फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने हैं वो, और वो तमाम चीज़ें अभी से तय हो जाएं ताकि अगले साल आपको इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये कि जो स्टॉक्स करती है सिंध की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट, ज़्यादातर तो मैं सिंध की बताऊंगा, जब ये लोग स्टॉक करते हैं, जो बफर स्टॉक रखते हैं, तो उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है। वेयर हाउसेज हैं, कुछ रेंट पे लिए हुए हैं, और जो भी बड़ा एक्सपेंसिव रेंट है उनका। तो मेरी हमेशा ये कहता हूँ मैं कि कम से कम अगर गवर्नमेंट को बफर स्टॉक रखने हैं तो जो मॉडर्न साइलोज होते हैं उनके पास अगर वो हों तो माल भी आपका साल तक के लिए भी आप इसको महफूज रख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल आपके पास ज़्यादा क्रॉप थी, तो आप इसको रखें और फिर एट द टाइम ऑफ नीड आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि प्राइस भी स्टेबल रहे और लोगों को कोई परेशानी ना हो। चले, बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब आपका भी, मुजम्मिल चहबल साहब आपका भी। नाज़रीन, जो अख्ताम है, खुलासा है आज के प्रोग्राम का वो यही है कि जो कुछ भी हो मुल्क की बेहतरी के लिए तभी हो पाएगा कि जब उसकी पॉलिसीज़ ठीक हों। जिस तरह अनीस साहब ने कहा कि जब तक मैकेनिज़्म इसका नहीं बनेगा उस वक्त तक ये इसी तरीके से चीज़ें महंगी भी होती रहेंगी और इसकी कमी भी आती रहेगी। तो जो कुछ भी होना चाहिए पॉलिसी के तहत होना चाहिए और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह।